जय हिंद। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रकाश। देखो, ये जो टॉपिक है ये आपका एलडीसी हुआ या डी ट्रिपल एस बी हुआ या ईएमआरएस या ऐसी कोई भर्ती परीक्षा जिसमें आपका ये टॉपिक लगता है, उन सब में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। देखो, जो प्रकाश होता है ना, वो सीधी रेखा में गमन करता है। ये थोड़ा सा याद रखना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और निर्वात में जो प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना होगा भाई? एक सेकंड में कितना चलेगा? 3 लाख किलोमीटर ये एक सेकंड में चलेगा। ठीक है, ये पर सेकंड की इसकी स्पीड हो जाएगी। और बात कर लेते हैं इसकी स्पीड। तो ठोस में इसकी स्पीड सबसे कम होती है, द्रव में उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, गैस में ज़्यादा होती है, और निर्वात में सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। क्योंकि निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्रकाश को गति करने में आसानी रहती है। तो निर्वात में इसकी गति कितनी होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और कितनी होती है भाई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये प्रकाश की स्पीड होती है। बात कर लेते हैं प्रकाश की परिघटनाएं। देखो, मुख्य रूप से प्रकाश की परिघटनाएं कौन कौन सी होती है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसके अलावा अपवर्तन हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, प्रकीर्णन हुआ और व्यतिकरण हुआ। लेकिन आपका जो टॉपिक है, ठीक है, वो मैं आपके लेने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। देखो, परिभाषा क्या होती है कि कोई समतल दर्पण, देखो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक समतल दर्पण देखने को मिलेगा। तो समतल दर्पण पर जब प्रकाश किरण आती है ना, तो सतह से टकराएगी, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। वो आपकी क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन सी किरणें हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपतित किरण के बारे में। देखो, आपतित किरण क्या होती है कि समतल दर्पण पर जो प्रकाश किरण आ रही है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं अपने परावर्तित किरण के बारे में। देखो, परावर्तित किरण क्या होती है? समतल दर्पण से टकराकर जो प्रकाश किरण वापस लौटती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं हम अभिलंब के बारे में। देखो, अभिलंब क्या होता है? देखो, ये रहा आपके अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? वो बिंदु, ठीक है, या फिर वो लंब जो, देखो, आपतित किरण आ रही है, ठीक है, और परावर्तित किरण जा रही है, ठीक है, तो इन ये दोनों जहाँ बिंदु जहाँ पर ये मिलते हैं ना, वहाँ से एक लंब खींचा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो तीन चीज़ें आपको याद रखी होगी। चौथा हम बात कर लेते हैं आपतन कोण के बारे में। देखो, आपतन कोण क्या होता है? ये अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और पांचवा हम बात कर लेते हैं परावर्तन कोण, जो क्या होता है भाई? परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोण आर या परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये पांचों परिभाषा ये साइड में आपके लिखी है, तो इनको आप एक बार देख लेना। आगे हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो, ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है भाई? पहला नियम क्या कह रहा है? आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। मतलब ये जो आपतन कोण है ना, ये किसके बराबर होगा भाई? परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होंगे? एक ही क्या होंगे भाई? एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये इनके दो नियम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहला और दूसरा नियम ये दोनों याद करते हुए चलना। यहाँ से आपके जो न्यूमेरिकल प्रश्न है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आपको पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल प्रश्न हम करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है? किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण तथा अभिलंब के साथ 50 डिग्री का कोण बनता है। मतलब आपतित किरण, ठीक है, और अभिलंब, इसके बीच का कोण कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये वाला कोण कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कोण आई कोण आर के बराबर होता है। इसका मतलब कोण आई अगर 50 डिग्री है तो कोण आर का मान भी 50 डिग्री हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है आपतित किरण, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आपतित किरण समतल दर्पण के बीच में, ठीक है, 60 डिग्री का अगर कोण हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो, क्या 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 कह रहा है? ठीक, ये आपतित किरण हो गई और ये समतल दर्पण, ठीक है, इसके बीच का कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। ये दे रखा है 60 डिग्री। तो ये किसके कोण के बारे में बात कर रहा है? परावर्तन कोण के मान के बारे में, कोण आर। ठीक है, तो ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला कैसे होगा? अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा कोण कितना का होगा? देखो, ये जो कोण है, ये कोण कितने का होगा? ये 90 डिग्री होगा। 90 में 60, ये 60 हो गया, तो ये बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो कोण आई अगर 30 डिग्री है तो कोण आर का मान भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। आगे प्रश्न देखिए,
तीसरा, समतल दर्पण परावर्तित किरण के बीच में कोण 75 डिग्री हो। देखो समतल दर्पण, ये रहा समतल दर्पण, और ये परावर्तित किरण, देखो समतल दर्पण और परावर्तित किरण, ये समतल दर्पण और ये परावर्तित किरण, इनके बीच का कोण कितना दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है। तो आपतन कोण का मान ज्ञात करो। तो ये अभिलंब से ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये पूरा हो जाएगा। और 90 में से ये 75 हो गया, ये कितना है 75, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। जब कोण आर अगर 15 है, ठीक है, तो कोण आई भी कितना होगा, 15 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 15 डिग्री आपके आंसर आ जाएगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, क्या कह रहा है ये प्रश्न, ये कह रहा है समतल दर्पण पर अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री पर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण जिस दिशा में आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अगर 90 डिग्री पर अगर कोण बनाते हुए आ रही है तो वो पुनः उसी माध्यम में, ठीक है, और उसी कोण से वापस लौट जाएगी। तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ये 4 प्रश्न आपके इधर दे रखे हैं, तो आप एक बार और प्रैक्टिस करोगे तो आपके हो जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं परावर्तन के प्रकार। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तन होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है आपके नियमित परावर्तन, ठीक है, और एक होता है आपके विस्तृत परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि यह जो समतल दर्पण है या जो समतल पृष्ठ है, यहाँ पर जो प्रकाश किरण आती है तो निश्चित कोण से, ठीक है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। देखो ये क्या करेगी, निश्चित कोण से क्या करेगी, वापस पुनः लौट जाएगी। लेकिन जो विस्तृत परावर्तन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि अगर प्रकाश किरण किसी खुरदरे सतह से आती है, खुरदरे सतह पर अगर आएगी ना, तो वो अलग अलग कोणों से क्या करेगी, लौट जाएगी। जैसे ये आई तो सेम कोण से थी, लेकिन ये जब गई ना प्रकाश किरण तो ये अलग अलग कोणों से चली गई। ठीक है, इनका कोई कोणों का मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। और जो परावर्तन का जो नियम है, ठीक है, परावर्तन का जो नियम है वो केवल नियमित परावर्तन पर ही कार्य करेगा। ठीक है, विस्तृत परावर्तन में ये काम नहीं करेगा, ये थोड़ा सा आप याद रखना। आगे हम बात कर लेते हैं, एक नया टॉपिक है आपके वर्ण विक्षेपण। देखो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आपके सामने एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है। देखो ये एक प्रिज्म है, ठीक है, जब प्रकाश किरण इस प्रिज्म से होकर गुजरेगा ना, तो ये क्या करता है, प्रकाश किरण को क्या करेगा, 7 रंगों में क्या करेगा, बांट देगा प्रिज्म। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद रखना भाई, वर्ण विक्षेपण की परिभाषा ये हो जाएगी। अब ये जो 7 रंगों की जो पट्टिका है ना, उस पट्टिका को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण का जो क्रम है वो होता है विबग्योर, VIBGYOR। ये याद रखना भाई, वी से हो जाएगा वॉयलेट, ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे दे रखा है वॉयलेट, ठीक है, बी से हो जाएगा ब्लू मतलब नीला, वाई से हो जाएगा पीला, इंडिगो, ठीक है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो इनका क्रम आप याद रखना, क्रम से आपके एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ आप कहाँ से लिखोगे, तो ये विबग्योर नीचे से स्टार्ट होगा, VIBGYOR। ठीक है, तो अगर पूछिए इंद्रधनुष के अंदर, तो इंद्रधनुष में भी आपको इसी प्रकार से वर्णों का या रंगों का क्रम आपको देखने को मिलेगा। तो इंद्रधनुष के अंदर भी आपको सबसे नीचे वाला जो कलर है वो आपको वॉयलेट या बैंगनी कलर मिलेगा, और सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा मिलेगा, लाल मिलेगा। ये आप थोड़ा सा याद रखने हुए चलना। अब बात कर लेते हैं विचलन। देखो अलग अलग वर्णों के लिए, प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान भी अलग अलग होता है, इस कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो विचलन कोण के माध्यम से क्या होगी, वर्ण विक्षेपण की घटना होगी। ठीक है, तो विचलन कोण है ना, वो अपवर्तनांक के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज़्यादा विचलित होगा ना, तो उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। ये थोड़ा सा याद रखते हुए चलना। अब देखो, अब आगे देखते हैं इंद्रधनुष का बनना। देखो वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण है अच्छा सा, इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष वर्षा में, ठीक है, वर्षा के बाद होने वाला एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कौन सा स्पेक्ट्रम है भी, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। मतलब अगर सूर्य इस दिशा में है तो इंद्रधनुष आपको इस दिशा में देखने को मिलेगा, मतलब सामने बनेगा, मतलब विपरीत दिशा में बनेगा। जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। अब देखो क्या होता है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। देखो ये आपके सामने एक वर्षा की एक बूंद दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रकाश किरण आएगी ना, जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, तो इस बिंदु पर क्या होगा, सबसे पहले अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण होगा। ठीक है, और जैसे ये प्रकाश की किरण इस जल की बूंद में आगे अंदर प्रवेश करेगी ना, तो इसका इस बिंदु पर या यहाँ पर इसका वापस क्या होगा,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और जब ये प्रकाश किरण वापस जब ये जल की बूंद से वापस बाहर आएगी ना, तो पुनः उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो इसमें 3 घटनाएं होती है। पहले अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण हुआ, दूसरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और तीसरे में जब प्रकाश किरण बाहर आ रही है ना, तब वापस इसका अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण हुआ, और ये जो रंग है हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, बैंगनी कहाँ दिखाई देगा आपको? नीचे दिखाई देगा, और लाल कलर आपको ऊपर की ओर दिखाई देगा। ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंद्रधनुष में, ठीक है, लाल रंग कहाँ होता है? देखो यह लाल रंग कहाँ पर है? ये रेड कलर है, वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और जो नीला कलर है, ये जो नीला कलर है या बैंगनी कलर है, ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेगा भाई? इंद्रधनुष में सबसे नीचे मिलेगा। ठीक है, तो ये लाइनें सेम टू सेम एक ही लिखी है, तो आप इनको एक बार देख कर कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं इनके एमसीक्यू। देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस कारण से होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस कारण से होगा? विचलन के कारण होगा। और विचलन किस कारण से होता है भाई? अपवर्तनांक में अंतर के कारण होता है। तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा, अपवर्तनांक में अंतर के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा भाई? लाल का होगा, हरा का होगा, बैंगनी का होगा, या पीले का होगा? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? बैंगनी का होता है। ये याद रखना, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है, देखो जिसका विचलन ज्यादा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिसका विचलन कोण ज्यादा होगा ना, उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि विचलन कोण अपवर्तनांक के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब विचलन कोण ज्यादा तो अपवर्तनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अपवर्तनांक ज्यादा तो विचलन कोण भी ज्यादा होगा। तो बैंगनी का क्या होता है? विचलन कोण ज्यादा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है? बैंगनी का। आगे देखिए, प्रिज्म से निकलने वाली, ठीक है, रंगों की पट्टिका को क्या कहते हैं? तो इस पट्टिका को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। देखो, वर्ण विक्षेपण तो कलर में, ये जो कलर बनता है ना, इसको तो बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। जो 7 कलर आपके बनते हैं, ठीक है, कि भाई श्वेत प्रकाश है ना, उसका 7 कलर में बंटना, इसको तो अपन क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन ये जो पट्टिका होती है ना, इस पट्टिका को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सफ़ेद प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? तो सफ़ेद प्रकाश के अंदर कितने रंग हो गए भाई? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? VIBGYOR। इसमें रेड कलर आपको बाहर मिलेगा, और वॉयलेट कलर आपको अंदर की ओर देखने को मिलेगा। अगला देखो, वर्ण विक्षेपण को सबसे पहले किसने समझाया? तो ये समझाया आपके आइजैक न्यूटन ने समझाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि श्वेत प्रकाश को पुनः एक उल्टे प्रिज्म से गुजारा जाए तो क्या होगा? देखो ये क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, 7 रंगों की जो पट्टिका है हमें प्राप्त हुई, प्रिज्म से हमने प्रकाश किरण को गुजारा। अब ये बोल रहा है अगर एक प्रिज्म और उल्टा रख दें, ठीक है, ये जो 7 कलर है तो ये वापस किस में चेंज होंगे? तो ये हो जाएगा आपका वापस से आपको क्या मिलेगी? सफ़ेद जो प्रकाश है वो वापस आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपके किसने समझाया था? न्यूटन ने समझाया था। ये किसने समझाया भाई? न्यूटन ने समझाया था। तो फिर से सफ़ेद प्रकाश बनेगा, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है भाई? बैंगनी की सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, लेकिन ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाता है। ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो लैम्डा होता है, मतलब तरंग दैर्ध्य होता है ना, वो सबसे कम होता है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी होगी भाई? बैंगनी की होती है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष के अंदर केवल परावर्तन नहीं होता है, केवल अपवर्तन नहीं होता है, विवर्तन भी नहीं होगा। इसमें आपके अपवर्तन होगा, आंतरिक परावर्तन होगा, और वर्ण विक्षेपण होगा। ये तीनों घटनाएं होती है इंद्रधनुष बनने के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में लाल रंग, ठीक है, किस ओर दिखाई देता है? तो लाल रंग आपको कहाँ दिखाई देगा? VIBGYOR। तो लाल रंग आपको सबसे बाहर दिखाई देगा। तो सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग दिखाई देगा? लाल रंग दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग किस ओर दिखाई देता है? तो बैंगनी ओर आपको अंदर की ओर दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला है, इंद्रधनुष कब बनता है? तो इंद्रधनुष कब बनेगा भाई? जब सूर्य पीछे हो और वर्षा हो रही हो। ठीक है, दोनों अगर कंडीशन होगी तभी आपको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो इसके अंदर देखो अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, लेकिन ध्रुवण वाली घटना इंद्रधनुष के अंदर नहीं होती है। अगला देखिए, देखो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।